Hello, dear friends. How are you? I am fine, and today we are going to discuss this chapter. Let's start. हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अजहर इमाम। A1 स्टडी सेंटर में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CBSE के द्वारा कुछ दिन पहले देश की आकस्मिक परिस्थिति यानी नोवेल कोरोना वायरस दैट इज कोविड-19 को देखते हुए क्लास 9th और क्लास 10th के सिलेबस के कुछ पोर्शंस को डिलीट कर दिए थे और उन डिलीटेड पोर्शंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप निश्चिंत रहें कि जो भी पोर्शंस डिलीट कर दिए गए हैं और आज मैं जो आपको उन पोर्शंस को बताने वाला हूं जो डिलीट कर दिया गया है, वहां से एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। इस तरह के वीडियो YouTube पर आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने बच्चों से निष्कर्ष निकाला कि उसको जितने भी वीडियो उन्होंने देखे हैं उनसे उनको उतना हेल्प नहीं मिल पाया और कुछ भी समझ में नहीं आया। आज मुझे ऐसे वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आप इस असमंजस में बैठे हुए हैं और इतने क्या कहते हैं कि आप इतने रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, लगता ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप अगर चाहते हैं कि आपका लाइफ रियलिटी में एक अच्छी दिशा में, एक निश्चित दिशा में जाए, एक सही डायरेक्शन में अपने लाइफ को ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने आप को रिलैक्स नहीं करें। सरकार की सभी नीतियां कब बदल जाती हैं कुछ पता नहीं चलने वाला। तो जो भी है, हम अपने आप को, अपने अंदर की ज्वाला को कम होने नहीं देंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। मैं दूसरे डायरेक्शन पर जा रहा हूं बच्चों। आज मैं उन्हीं टॉपिक पर बात करूंगा जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से सिलेबस को डिलीट किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीटेड पोर्शन थ्योरी पार्ट, यूनिट 1 मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। प्यारे बच्चों, पहला जो यूनिट है मैटर, जिसमें उसका नेचर और बिहेवियर के बारे में पढ़ना होता है, उसमें जो पहला यूनिट है बच्चों वो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, उसमें से किन किन पोर्शंस को डिलीट किए गए हैं वो देखेंगे। पहला है डेफिनेशन ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बच्चों तो उसमें शेप को डिलीट किया गया है, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवापोरेशन, कूलिंग बाय इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा पहला यूनिट है, पहला यूनिट क्या है बच्चों? मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। यानी मैटर का दो टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि उसका नेचर क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है। तो उसमें जो पहला टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है। उसमें सबसे पहला जो पोर्शन डिलीट किया गया बच्चों वो है डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर का डेफिनेशन पहली बात तो डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में जो डेफिनेशन है उसको भी खत्म कर दिए गए हैं। मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? गुण। इस गुण को भी डिलीट कर दिया गया है। गुण में कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स? शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना था, पहले जब डिलीटेड पोर्शंस नहीं थे तब आपको ये आप पढ़ना था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में मैटर कैसे चेंज करता है। जैसे मेरा एक सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, बर्फ का, आइस का एग्जांपल लेते हैं। अगर उसको हम लोग हीट करते थे तो वो मेल्ट करता था, पिघलता था, पिघल कर क्या बन जाता था? लिक्विड। तो वो सॉलिड से लिक्विड बन गया। फिर उसको और हीट करते तो वो गैस बन जाता, यानी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता था। तो वो जो है ना बच्चों, उसका जो चेंज ऑफ स्टेट्स है, चेंज ऑफ स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंज होता था वो भी डिलीट कर दिया गया। जैसे बर्फ पिघल रहा था, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्व करता था और हीट को एब्जॉर्व करने के बाद वो मेल्ट होने लगता था। जब उसको हम लोग फ्रीज करते तो फिर से वो क्या बन जाता? सॉलिड बन जाता, बर्फ बन जाता। ठीक है, और ज्यादा हीट करते
और ज़्यादा हीट करते हैं तो वो इवापोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कूलिंग बाय इवापोरेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, सब्लिमेशन, उद्रोपातन, इसको भी हटा दिया गया है। अब हम यूनिट 2 की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यूनिट 2 में ये देखते हैं। तो यूनिट 2 में जो डिलीटेड पोर्शन है बच्चों वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी 7 चैप्टर की बात करें एनसीईआरटी का, तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें आपका डिलीटेड पोर्शन है बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, measure groups of plants, salient features, bacteria, thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperms. Measure groups of animals, salient features, nomenclature, non-chordates up to phyla and chordates up to classes. प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि जो हमारा यूनिट 2 है, यूनिट 2 के अंदर जो 7 चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो जो डिलीट कर दिया गया वो है बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग। आप एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखें तो उसका जो सबसे लास्ट में पेज में जो होगा वहां लिखा होगा बच्चों नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर। ठीक है, और उससे पहले अगर आप देखें तो वहां पर आपको साइंटिफिक नेम की बात करेगा कि साइंटिफिक नेम कैसे पड़ता था, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता था, है ना। तो उस बेसिस इश्यूज जो भी थी उसको हटा दी गई हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन करने के क्या भी बेसिस होते थे, जैसे कि एरिस्टोटल जो थे, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, उसने क्या किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना, उसने हैबिटेट के आधार पर क्लासिफाई किया था, यानी उसके रहने के आधार पर। तो वो जैसे जो पानी में रहता था उसको एक्वाटिक कहा गया, जो जमीन में रहता था उसको लैंड एनिमल्स कहा गया। तो इस तरह से उसके हैबिटेट यानी रहने की जगह के आधार पर उसको क्लासिफाई सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया था। तो उन्हीं बेसिस, एरिस्टोटल की ही बेसिस की नहीं बात कर रहे, क्लासिफिकेशन का जो भी बेसिस है ना, जो बेसिस है उसका, जीन की बात करें, उसका स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो उन बेसिस को, क्लासिफिकेशन के उन बेसिस को भी हटा दिया गया है। हायरार्की का मतलब आनुवंशिकता होता है बच्चों, उसको भी हटा दिया गया है। ग्रुप्स, समूह जो है, मेजर ग्रुप्स ऑफ क्या, प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स के कुछ ग्रुप्स हैं, है ना, बहुत सारे, उसको भी हटा दिए गए हैं। प्लांट्स के फीचर्स को हटा दिया गया। बैक्टीरिया जो टॉपिक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बच्चों, ये थे प्लांट्स के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। उसके जो फीचर्स हैं एनिमल्स में, वो जितने भी फीचर्स हैं एनिमल्स के अंदर, जितने भी आप पढ़िएगा, आप ह्यूमंस के बारे में पढ़े, मैमल्स के बारे में पढ़े, मैमल्स, है ना, उसके बाद एप्स, ये सब एनिमल्स के अंदर आएंगे, कैटेगरीज हैं। उनके जो फीचर्स हैं कि उसके हार्ट में इतने चैम्बर होते हैं, उसके हार्ट में इतने चैम्बर्स होते हैं, है ना, इंसानों के, ह्यूमंस के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये जो फीचर्स है ना, इन सभी चीज को नहीं पढ़ना है। उसके बाद नन कॉर्डेट्स अप टू फाइला एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लासेस, यानी जो नन कॉर्डेट्स हैं फाइला तक, ठीक है, उसको हटा दिया गया है, और कॉर्डेट्स हैं कहां तक, क्लासेस तक, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चों, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडर यूनिट 3 मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें बच्चों सबसे पहले फ्लोटेशंस में थ्रस्ट और प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्स ऑफ बायोन्सी जो पढ़ना है उसको भी हटा दिया गया। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। बच्चों, आप जब
ग्रेविटेशनल चैप्टर देखिएगा तो ग्रेविटेशनल में जो लास्ट टॉपिक होगा तो उसमें आपको रिलेटिव डेंसिटी के बारे में दिया होगा, वो भी डिलीट कर दिया गया। साउंड चैप्टर की बात करें तो साउंड चैप्टर में आपका क्या क्या, देखिए हम पहले बता देते हैं फ्लोटेशन की बात करें तो फ्लोटेशंस जो है उत्प्लावन, इसमें थ्रस्ट को हटा दिया गया। थ्रस्ट क्या होता था, परपेंडिकुलर जो भी फोर्स होते हैं ना बच्चों, है ना, तो परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है उसको थ्रस्ट कहा जाता है, उसको हटा दिया गया। प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता था, यानी प्रेशर इक्वल टू होता था, सॉरी, इक्वल टू होता था थ्रस्ट। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स होता है बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स जो 90 डिग्री पर लगे, और पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, है ना, पर यूनिट एरिया पर, तो उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, है ना। और एक्चुअल प्रेशर है जो इसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हैं, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि जब भी किसी लिक्विड में, लिक्विड कहने का मतलब क्या कहते हैं, फ्लूइड्स में, आप किसी ऑब्जेक्ट को आप उसमें पार्सली या कंप्लीटली डुबोते हैं तो उसमें जितना भी पानी डिस्प्लेस होता है ना, पानी डिस्प्लेस होता है, उसका जो डेंसिटी होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है उस डूबे हुए पार्ट्स का, ठीक है। तो ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स है उसको भी डिलीट कर दिया गया। उसके बाद आर्किमिडीज ने ये भी कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी के अंदर रखने से वो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ पानी एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी। ये सब हमें ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल चैप्टर से बायोन्सी को भी हटा दिया गया। एलिमेंट्री आइडिया जो है ना रिलेटिव डेंसिटी का, यानी रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था बच्चों, कि वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी फ्लूइड का वाटर के रिस्पेक्ट में कितना कितना डेंसिटी होता था उसको कहते थे रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद जो साउंड चैप्टर है बच्चों, साउंड चैप्टर से साउंड का नेचर, उसका प्रोपगेशन अलग अलग मीडिया में, वेरियस मीडिया में, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड अलग अलग मीडियम में कितना होता था, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ हियरिंग, सुनने की जो रेंज होती थी, कहने का मतलब उसके आधार पर अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड को डिवाइड किया गया था। यानी 20 हर्ट्ज से अगर नीचे की अगर साउंड होगी तो उसको क्या कहा जाता है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा होगा, यानी 20 kHz, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट था बच्चों, तो उससे ज़्यादा का साउंड होगा तो उसको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो यानी जो साउंड का रेंज है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये जो रेंज ऑफ हियरिंग है इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को भी डिलीट कर दिया गया है। इको जो है, जो आवाज गूंजती है, और सोनार, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है, वो जो सोनार एक शिप के नीचे लगा होता है जो हाइट पहचानता है, और तो उसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, जो सबसे लास्ट टॉपिक है साउंड चैप्टर का, ह्यूमन ईयर, ठीक है। इसका जो ऑडिटरी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, सिर्फ इसको हटाया गया है। लेकिन ह्यूमन ईयर के बारे में थोड़ा पढ़ना है, लेकिन स्ट्रक्चर्स जो हैं, स्ट्रक्चर्स, इसको हटा दिया गया है। तो प्रैक्टिकल्स में आ जाते हैं बच्चों। प्रैक्टिकल्स की जो डिलीटेड पोर्शंस हैं वो क्या है, देखते हैं। फर्स्ट, separation of the components of a mixture of sand, common salt, and ammonium chloride or camphor. Second, determination of the melting point of ice and the boiling point of water. Third, जो पार्ट है बच्चों, verification of the laws of reflection of sound. Fourth, determination of the speed of a pulse propagation through a stretched string या slinky helical spray. Fifth जो बच्चों, study of the characteristics of Spirogara, agrisex, moss, fern, pinus, either with female or male, and an angiosperm plant
draw and given two identifying features of the groups they belong to। ठीक है, 6 में जो बच्चों डिलेट पोर्शन से प्रैक्टिकल का वो है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल्स ऑफ अर्थवॉर्म्स, कॉकरोच, bunny fishes and birds. For each organism, draw their picture and record। ठीक है बच्चों, A में 1 specific features of its phylum, B 1 adaptive features are with reference to its habitat। 7 में बच्चों जो डिलीट किया गया वो है स्टडी ऑफ द external features of root, stem, leaf and flower of monocot and dicot plants। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे क्लास 10 की बातें। क्लास 10 के कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से पोर्शंस डिलीट किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। क्लास 9 के एक और टॉपिक की बारे में बात कर लेते हैं। पहले इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट थीम नेचुरल रिसोर्स बैलेंस इन नेचर। यूनिट जो 4 है बच्चों आवर इन्वायरमेंट, वो इंटरनल असेसमेंट के अंदर आता है। इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर यानी यूनिट 4 का आता है बच्चों, उसमें फिजिकल रिसोर्सेस में एयर वाटर, एयर वाटर, सॉइल, एयर फॉर रिस्पायरेशन, एयर फॉर कंबशन, एयर फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर्स, मोमेंट्स ऑफ एयर। ठीक है बच्चों, इन सभी को डिलीट किया गया है। आगे बात करते हैं एंड इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेन अक्रॉस इंडिया। इंडिया में बारिश लाने पर, ठीक है, टेम्परेचर्स, एयर का क्या रोल है उसका भी, जो इंडिया में पानी लाने का जो रोल है वो एयर का, वो भी हटा दिया गया बच्चों। जाहिर सी बात, एयर हो गया, एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें, उसको हटा दिया गया है। होल्स ऑफ ओजोन लेयर, डैमेज ऑफ ओजोन, ठीक है, ये सभी हटा दिए गए बच्चों। अब हम बात करते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल्स इन नेचर। उसमें से वाटर को हटाया गया है, ऑक्सीजन को हटा दिया गया है, कार्बन एंड नाइट्रोजन, यानी ये जो बेसिक नेसेसिटी जो हमारे डेली लाइफ में है, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गए, है ना, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी चीजों को डिलीट कर दिया गया है। चलिए अब हम क्लास 10 की बात करते हैं। अंडर यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। प्यारे बच्चों, यूनिट 1 जो हमारा है केमिकल सब्सटेंसेस, उसमें नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम। 9th क्लास में ये देखें कि सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, लेकिन यहाँ पर हमें केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर के बारे में जानना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं यूनिट 1 में जो हमारा पहला चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल। यहां से जो पोर्शंस डिलीट किए गए हैं वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। जो भी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन करना, मैग्निफिकेशन करना, ठीक है, तो वो हटा दिए गए हैं। कोरोजन जो है, संक्षारण और उसका प्रिवेंशन, उसको भी हटा दिया गया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जो 4th चैप्टर है, इसमें नॉमेनक्लेचर जो है, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन वगैरह आता था, सुने होंगे आप नाम, वो सभी लिखने को आता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को हटाए गए? हैलोजन, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्केन्स एंड अल्काइंस। अल्किन्स की बात नहीं की बच्चों, अल्किन्स पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कंबशंस हो गए,
है ना, ऑक्सीडेशंस, एडिशंस, सब्स्टिट्यूशंस, रिएक्शंस, ठीक है, ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन इस चैप्टर में कार्बन के प्रॉपर्टीज के आधार पर हमको कंबसन ऑक्सीडेशंस के बारे में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद इथानॉल और इथेनॉइक के अंदर स्पेशली इसके बीच डिफरेंस आता था एग्जाम में, ठीक है, कि इथानॉल क्या है, इथेनॉइक से इथेनॉल क्या कैसे बनाएंगे, इथेनॉल से इथेनॉइक कैसे बनाएंगे, ये सभी टॉपिक्स को डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इन इथानॉल और इथानोइक में, ठीक है, सिर्फ इसके प्रॉपर्टीज को डिलीट किया गया और इसका यूज को, कि इथानॉल का क्या यूज है, इथानॉल का क्या प्रॉपर्टीज है, लेकिन इथानॉल से इथानोइक कैसे कन्वर्ट करेंगे, इथानॉल का नाम क्या होगा, ठीक है, तो ये जो है यानी इथानॉल का फॉर्मूला क्या होगा, इथेनॉइक का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ये भी हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे अल्कोहल में आता है, जैसे इथानॉल, अल्कोहल, यानी अल्कोहल का ये एक फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है इथानॉल, ठीक है। इथानॉल में फंक्शनल ग्रुप किसका है? अल्कोहल का, और अल्कोहल का तो नोमेनक्लेचर हटा दिया गया, ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर भी आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता था, लेकिन सबसे इजी टॉपिक था, हटा दिया गया, है ना, काफी लॉन्ग लिखना पड़ता था एग्जाम में, तो सोप एंड डिटर्जेंट्स, इन दोनों टॉपिक्स को भी हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, यूनिट 2 की बात करें, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी दिस इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, है ना, ये बायोलॉजी का पार्ट है बच्चों। तो इसमें क्या क्या हटाया गया देखते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होता है ना, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसको भी हटा दिया गया है। नर्वस सिस्टम को डिलीट किया गया है, वॉलेंटरी, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता था, केमिकल कोऑर्डिनेशंस जो चैप्टर है ना, सॉरी, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक्स है उसमें से एनिमल्स हार्मोन को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। पहला बात क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हटा दिया गया। ट्रॉपिक मूवमेंट यानी प्लांट्स में क्या होता था कि एक किसी खास दिशा में वो एक मूव करता था, ठीक है, तो इस मूवमेंट्स को ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहा जाता था। इसके बारे में ज़्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ, और भी बातें हैं, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो प्लांट्स में थी उनको हटा दी गई। प्लांट्स हार्मोन्स को हटा दिया गया, यानी इंट्रोडक्शन, यानी प्लांट्स हार्मोन के बारे में, ठीक है, ऑक्सिन क्या है, जिब्रेलिन क्या है, एब्सिसिक एसिड क्या है, ये सब हार्मोन्स हैं, प्लांट्स हार्मोन्स, उसके बारे में तो पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स में, उसमें से नर्वस सिस्टम को डिलीट कर दिया गया। वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ठीक है, वॉलेंट्री एक्शंस किसमें, जिसमें माइंड का कंट्रीब्यूशन हो, और इनवॉलेंट्री जिसमें माइंड का कौन सा कंट्रीब्यूशन नहीं हो, यानी जिसमें दिमाग लगता हो, इच्छा से होता, उसको वॉलेंट्री कहते हैं, ऐच्छिक, और ये अनैच्छिक जो बिना इच्छा का होता। जैसे छींकना अनैच्छिक है, वो कोई चाह कर नहीं करता है, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, वॉलेंट्री नहीं है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि सेकेंडों में हो जाने वाली एक्शंस होती हैं, तो इन एक्शंस, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शंस है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है, इन सभी को हटा दिया गया। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशंस में, ये यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में हम लोग जाने थे, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम वगैरह हटा दिया गया। अब हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशंस में, एनिमल्स हार्मोन्स को भी हटा दिया गया। एनिमल्स हार्मोन में क्या बनाते थे, टेस्टोस्टेरोन का नाम सुने होंगे, प्रोजेस्टेरोन का नाम सुने होंगे, एस्ट्रोजन का नाम सुने होंगे, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, है ना, ये हार्मोन्स के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो काफी आसान हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, ठीक है बच्चों, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशंस, यानी इवोल्यूशंस का, विकास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या, ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक। अब बात करते हैं यूनिट 3 का, नेचुरल फेनोमेना। ये एक्चुअल में ऑप्टिक्स का पार्ट, कहते हैं फिजिक्स का पार्ट है ना। तो इसमें नेचुरल फेनोमेना में हम लोग लाइट चैप्टर की बात करेंगे, तो लाइट चैप्टर में से हमको पूरा पढ़ना है, लेकिन जो उसके बाद का जो एप्लीकेशन चैप्टर उसका आता है, लाइट्स को पढ़ने के बाद ही हम ये इस चैप्टर को समझ पाते हैं। तो द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार, ठीक है, ये जो चैप्टर है लाइट के बाद वाला चैप्टर, इसमें से फंक्शंस जो है किसके, लेंस के, ह्यूमन आई में, उसको हटा दिया गया, ठीक है। डिफेक्ट्स जो होती है विजन का देखने में, जैसे मायोपिया, हाइपरोमेट्रोपिया, और उसका जो करेक्शंस हैं,
यानी उसको कैसे सुधारा जाए उसको भी डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद उसका जो एप्लीकेशंस हैं किसका, स्फेरिकल मिरर्स का, लाइट चैप्टर का ये टॉपिक हटा गया है, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। लाइट चैप्टर से बस ये हटाया गया है और शायद यूजेस को भी हटाया गया है। ठीक है, लाइट चैप्टर से यूजेज और कनकेव कन्वेक्स का उसको भी हटाया गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग भाई यूनिट 4 में इफेक्ट्स ऑफ करंट, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से जनरेटर वगैरह हटा दिया गया है। देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी डीसी करंट और एसी करंट। उसमें से एसी करंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी का कितना फ्रीक्वेंसी होता है ना, 220 वोल्टेज होता है, 50 हर्ट्ज होता है एक्चुअल में उसका फ्रीक्वेंसी। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डीसी के मुकाबले में एसी के क्या फायदे हैं, है ना, कि क्या फायदे कि एसी में ज़्यादा खर्चा नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ठीक है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लेकिन आपको जानने नहीं है, बता के क्या फायदा, इसको भी तो जानना ही नहीं। आपको माइंड में कोई क्या कहते हैं, माइंड में डिसऑर्डर लाना ही नहीं है, आपको उसमें डिप्रेस में जाना ही नहीं है, बहुत ईजी है, आप बस पढ़ना स्टार्ट करें। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स यानी जो घरेलू विद्युत जो सर्किट्स होता है उसको भी हटा दिया गया है। यानी कौन सा वायर किस टाइप का होता है, जैसे वायर कितने टाइप्स के होते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, ये सब हटा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, ये यूनिट 5 की बात कर रहे हैं। इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्रोत, इस चैप्टर से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उसको डिलीट कर दिया गया है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी जो परंपरागत और गैर परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी थे उनके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, बायोगैस गोबर गैस, विंड वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी नवीकरणीय, ठीक है, बनाम नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब क्या होता था, जिसको नया किया जा सकता है, जैसे एयर को यूज करके फिर से हम पेड़ पौधे लगाकर फिर से एयर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गई। कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती हैं, जैसे कोयले की बात करें, ये बार बार यूज करने के बाद जब खत्म हो जाता है बच्चों, तो इसको हम फिर से यूज कर तो सकते हैं लेकिन इसको बनने में बहुत लाखों करोड़ों साल लगता है, तब तक से तो हम लोग मर ही जाएंगे, है ना। तो ऐसे रिसोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जिसको नया नहीं किया जा सकता, बार बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनको भी हटा दिया गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स में क्या क्या डिलीट किए गए। डिलीटेड प्रैक्टिकल पार्ट्स, ठीक है, पहला है फाइंडिंग द पीएच वैल्यू ऑफ द सैंपल्स यूजिंग पीएच पेपर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, ये एक तरह का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब जो एसिड बेस है ना उसके बारे में बताया। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है बच्चे जिसमें हम लोग कोई भी एसिड या बेस को डालते हैं, उसका कलर है ना चेंज हो जाता है और उस कलर के आधार पर हम उसका पीएच मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कलर चला जाए उस कलर का पीएच वैल्यू उसका चार्ट में लिखा होता है ना, तो यूनिवर्सल। ठीक है, उसके बाद पीएच पेपर हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसके द्वारा है ना पीएच वैल्यू निकालना बस कोई भी इंडिकेटर यूज करके, है ना, तो वो हम लोग का हटा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी HCl जो है उसके बारे में नहीं पढ़ना, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हम लोग पीएच वैल्यू इन सभी का निकालेंगे नहीं, यानी इस सब का पीएच वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाकी का पीएच वैल्यू जिसका नहीं दिया है ना, बाकी पूरे सिलेबस को देखिएगा आप, तो वहां पर जिसका नहीं दिया होगा उसके बारे में तो निकालना होगा ना भाई, या तो यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर कोई भी हो उससे यूज करके। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम लोगों को पीएच वैल्यू निकालना होता था, है ना, किसका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का, डाइल्यूट इथानोइक एसिड सॉल्यूशन का, नींबू का जूस का, है ना, पानी हो गया, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ये जितने भी चीजें थी इनका हम लोग पीएच वैल्यू निकालते थे यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज करके। तो ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के पार्ट का।
अब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर्स, यानी दो रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पड़ता था। जैसे सीरीज हो गया और पैरेलल हो गया, है ना। तो सीरीज में क्या होता था कि सीरीज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, जितने भी रेसिस्टेंस होते थे सिंपली अलजेब्रिकली जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जोड़ दो। लेकिन जो पैरेलल होता था उसमें करते थे इनवर्स ऑफ रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से जोड़ना पड़ता था। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये हमें प्रैक्टिकल करके निकालना होता था और बनाना होता था प्रैक्टिकल कॉपी में। तो वो हमको अब नहीं बनाना है, ठीक है बच्चों, उससे हमें छुटकारा मिल गई है, ठीक। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमाटा, यानी जैसे पत्ती का छोटा सा, है ना, टुकड़ा लेकर उसमें स्टोमाटा का हम लोग दिखाते थे, शो करते थे प्रैक्टिकल करके, तो वो भी टॉपिक हटा दिया गया। यानी टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील जो है उसके बारे में एक्सपेरिमेंट हमको नहीं करना है, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स हैं, देखते हैं। फोर्थ में स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, यानी इथानोइक एसिड की बात कर रहे हैं। ये जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है ना, इसके बारे में भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। जैसे ऑर्डर, solubility in water, effect of litmus, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी क्या है कि स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड का जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है ना, जैसे उसका ऑर्डरनेस, है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस, ये जो प्रॉपर्टीज हैं किसके, एसिटिक एसिड यानी इथानोइक एसिड का, वो हमें नहीं पढ़ना है, ये भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल्स ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में किस तरह से हम लोग क्लीनिंग कैपेसिटी को हम लोग कंपेयर करते थे, उसके बारे में स्टडी करते थे। यानी पानी दो तरह के होते हैं, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। उसमें से हम लोग साबुन का कंपेरिजन कैसे करते थे कि वो किस पे ज़्यादा अच्छा कैपेसिटी, उसका क्लीनिंग कैपेसिटी कितना किसके साथ होगा, वो उसके बारे में स्टडी हम लोग को नहीं करना है। उसके बाद फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस ऑफ वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा कि फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस, यानी हमको भी निकालना होता था, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को भी कहते हैं। फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इन कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस का, है ना, इमेज डिस्टेंसेस जो हम लोग निकालते थे कन्वेक्स लेंस का, कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ होगा। तो इस तरह से प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। थ्योरी में तो पढ़ना है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ना है। एंड ड्राइंग कॉरस्पॉन्डिंग रे डायग्राम, ठीक है। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इस तरह से मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें, यहाँ से रे गया, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, इमेज कहाँ पर बना, इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये सभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, इससे छुटकारा मिल गया, ठीक है। मतलब थ्योरी में पढ़ना है बच्चों, लेकिन प्रैक्टिकल में जो हम लोग फाइंड करते थे उसमें नहीं, है ना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंस पार्ट्स ऑफ इम्बायरो ऑफ डाइकोट सीड, जैसे पी हो गया, ग्राम हो गए, और रेड किडनी ऑफ बीन, है ना। यानी रेड किडनी ऑफ बीन, यानी नहीं समझिएगा हम लोग का किडनी, है ना। तो एक बीन आता है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे उसमें किडनी के टाइप का उसका शेप होता है, ठीक है। अरहर वगैरह देखे होंगे, तो ग्राम दाल हो गया, पी मटर चना, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये डाइकोट्स होती हैं। डाइकोट्स का मतलब उसमें दो इम्बायरोज होती हैं। तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे मोनोकोट डाइकोट सीड्स जो होती हैं, अगर एक इम्बायरो है तो उसको मोनोकोट कहा जाता है, दो उसके पास अगर इम्बायरोज हैं तो उसको डाइकोट कहा जाता है। तो डाइकोट्स के बारे में जो हम लोग अलग अलग आइडेंटिफिकेशन करते थे कि ये कौन मोनोकोट है, ये डाइकोट है, ये इसका जो प्रैक्टिकल है उसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है बच्चों। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। प्यारे बच्चों, इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट में आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बातें होती है। इसमें से आपका कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको डिलीट कर दिया गया। फॉरेस्ट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उसमें कोल एंड पेट्रोलियम उसको भी नहीं पढ़ना, उसका कंजर्वेशन कैसे करना वो भी नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल्स ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी उदाहरण आपको पढ़ना है, जैसे कि चिपको आंदोलन वगैरह था, ठीक है। तो ये क्या है,
पीपुल्स इसमें पार्टिसिपेंट किए थे। किसको? नेचुरल रिसोर्सेज को, पेड़ों को बचाने के लिए। बायो डैम्स, सॉरी बिग डैम्स नहीं पढ़ने आपको, उसके एडवांटेज क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके बारे में भी नहीं पढ़ना है। अल्टरनेटिव्स ऑफ इफ एनी, ठीक। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी नहीं पढ़ना है, वाटर हार्वेस्टिंग। सॉल्युबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का क्या, सॉरी सस्टेनेबिलिटी क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अगले सब्जेक्ट का रिलेटेड पोर्शंस के बारे में। और अगर आपको दिक्कत होता हो, अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा। आप मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पर भी ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।